देखिए 29 क्वेश्चन नंबर, ए poikilothermic organism living in the Arctic would have compared to one living in the temperate climate zone. A plasma membrane richer in कोलेस्ट्रॉल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनका कहना है कि एक पाइक्रोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है जो आर्कटिक में रीजन में रहता है। आर्कटिक रीजन का मतलब है कि ये एक ठंडे इलाके में रहता है, और जब ठंडे इलाके में रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ का, तो उसमें उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रिच होगा। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होंगे। क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, ठंडे वाले इलाके में रहते हैं, उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं, प्रोटीन्स नहीं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट एबंडेंटली इन मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल। सेल में कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा होता है। ग्लाइकोलिपिड नहीं, सल्फोलिपिड नहीं, स्फिंगोलिपिड नहीं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मोस्टली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें जो सल्फोलिपिड और गैलेक्टोलिपिड होते हैं, ये दोनों लिपिड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की थैलेकोइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन सभी मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। स्फिंगोलिपिड जो होता है ये मोस्टली न्यूरॉन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे क्वेश्चन को, तो विच लॉक्स ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द बाइलेयर। बाइलेयर में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को कौन लॉक करता है। केमिकल बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन द फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन, hydrophobic interactions between non-polar amino acid of the protein and the non-polar chains of phospholipid। अब देखिए कि चैनल बॉन्ड्स दैट फॉर्म बिटवीन द फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बनते हैं, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बाइंड करके रखते। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड ऑफ द प्रोटीन एंड द नॉन पोलर चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड। हाँ ये सही है, फॉस्फोलिपिड की नॉन पोलर चेन ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड नॉन पोलर के बीच में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं। करेक्ट आंसर सेकेंड है। थर्ड में देखिए, द एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स टू द प्रोटीन सरफेस फेसिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इस क्वेश्चन से। नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन बिटवीन सेरीन एंड थ्रियोरिन, बिल्कुल नहीं, गलत। ऑप्शन इज सेकेंड इज करेक्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें नॉन पोलर चेन फॉस्फोलिपिड की और नॉन पोलर अमाइनो एसिड चेन जो होती है उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होता है। सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज़ ए हाई लेवल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप के हाई लेवल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। मीजोफाइल, साइक्रोफाइल, थर्मोफाइल, हाइपर थर्मोफाइल। देखो जो हाइपर थर्मोफाइल हैं मतलब हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। कौन से? सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। थर्मोफाइल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो साइक्रोफाइल होते हैं, साइक्रोफाइल में क्या होता है कि ये ठंडे वाले इलाकों में पाए जाते हैं, और जब ठंडे वाले इलाकों में पाए जाते हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। मीजोफाइल में दोनों टाइप के होते हैं, तो ऑप्शन इज सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑफ परमेबिलिटी वेरियर ऑफ सेल वॉल, एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकन और सेल मेम्ब्रेन। इनमें जो बैक्टीरिया होता है उसकी परमेबिलिटी बैरियर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन करती है, सेल मेम्ब्रेन ही करती है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं।
पेप्टाइडोग्लाइकन की सबसे आउटर लेयर जो बैक्टीरिया में होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन जो होते हैं वो सेल बैरियर का काम नहीं करते हैं। एक्सोपॉलीसैकेराइड्स भी नहीं करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं, ये भी नहीं करते हैं। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन एक ही बात है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये परमेबिलिटी बैरियर का काम करती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है और सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कराने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखिए, मेनी प्रोटीन्स आर फाउंड कंप्लीटली आउटसाइड बाइलेयर ऑन आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर साइड और साइटोप्लाज्मिक साइड, व्हाट आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू द मेम्ब्रेन बाइलेयर, दिस इज अचीव्ड बाय। ये क्या होता है, मेनी प्रोटीन जो होते हैं आउटसाइड लेयर बाइलेयर में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे या साइटोप्लाज्मिक साइड पे, तो वो मेम्ब्रेन लेयर से किस बॉन्ड कोवेलेंटली लिंक्ड होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ये क्या होती है, लिपिड एंकर प्रोटीन होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 26 का थी, लिपिड एंकर प्रोटीन जो होते हैं, ऐसी प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो होती है वो लिपिड एंकर होती है, लिपिड के साथ बाइंड होती है, ना ही कार्बोहाइड्रेट एंकर होती है, ना ही पेप्टाइड एंकर हो, ना ओलिगोसैकेराइड एंकर, लिपिड एंकर प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, which of the following method is true regarding the extracellular of membrane protein? अब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिमूव बाय चेंज इन पीएच, बिल्कुल गलत। जो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती हैं कि जैसे ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंकर करती हुई प्रोटीन होंगी, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में क्रॉस करती हुई होंगी। अब ये जब क्रॉस करती हुई होंगी तो इसको पीएच चेंज करने से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिमूव्ड बाय यूरिया। हाँ, पेरीफेरल प्रोटीन है जो सरफेस प्रोटीन होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे बाइंड होती है, अगर इनको यूरिया का ट्रीटमेंट है तो उनको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सटेड बाय साल्ट, नहीं, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। साल्ट के द्वारा क्या होता है, पेरीफेरल प्रोटीन को अलग किया जा सकता है, कभी भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन को अलग नहीं किया जा सकता। एम्फोटेरिक प्रोटीन इज रिमूव बाय चीलेटिंग एजेंट, नहीं, बिल्कुल गलत। तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड इज करेक्ट। पेरीफेरल जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ना, यूरिया के ट्रीटमेंट से अलग कर सकते हैं, इन्हें साल्ट के ट्रीटमेंट से भी अलग किया जाता है, दोनों से कर सकते हैं, दोनों ट्रीटमेंट से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट इज एन आउटर मेम्ब्रेन सरफेस, लिपिड carbohydrate is on outer membrane surface, second lipids what not protein can diffuse in the plane of the membrane, क्यों भैया ऐसा क्यों, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि लिपिड what not protein can diffuse in the plane of the membrane, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन अकर ओनली इन द इनर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन, नहीं, ये भी गलत है। अगर प्रोटीन ही ओनली इनर लीफलेट में होती है तो लिपिड कहाँ जाएगा, जबकि हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। फोर्थ ऑप्शन, द पोलर एंड्स ऑफ फॉस्फोलेट फेस द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, नहीं, इंटीरियर साइड में नहीं, ये आउटर साइड में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो रीजन होते हैं ऐसे, ये फॉस्फोलिपिड है, इसमें से जो हेड वाला रीजन होता है ये पोलर होता है, जबकि जो टेल वाला रीजन होता है ये नॉन पोलर होता है। तो ये फोर्थ भी गलत, ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन सरफेस पर पाया जाता है। 24 का 1 करेक्ट। 21 की बात करें, द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल मेम्ब्रेन इज, कार्बोहाइड्रेट का सेल में मेन रोल है मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन, लोकोमोशन, मॉड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड एडेशन। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। जो मेम्ब्रेन में, सेल की मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होता है वो मॉलिक्यूल का रिकॉग्निशन करने का काम करता है, लोकोमोशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
मॉड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में भी काम नहीं करेगा, एडेशन में भी काम नहीं करेगा। ये मॉलिकुलर रिकॉग्निशन करने का काम करता है। जैसे हम ब्लड की सेल्स को देखते हैं तो ब्लड सेल्स की डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसमें क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है कि कहाँ पे गैलेक्टोज है, कहाँ पे एनएजी है, कहाँ पे एनएजी गैलेक्टोज दोनों है, कहाँ पे दोनों नहीं है। तो ऐसे डिटर्मिनेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से। तो सेल रिकॉग्निशन में जो मॉलिकुलर रिकॉग्निशन होता है सेल में उससे हम मॉलिकुलर रिकॉग्निशन करते हैं। ब्लड सेल्स में इसको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड इज preferentially distributed in the outer leaflet of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट में कौन सा फॉस्फोलिपिड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? तो फॉस्फोटाइडल इथेनोलेमिन, नो। फॉस्फोटाइडल सेरीन इनर लीफलेट में होता है, हमको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, ये एपोप्टोसिस कराने का काम करता है, तो सेल के अंदर होता है। फॉस्फोटाइडल कोलिन, यस। फॉस्फोटाइडल कोलिन जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट में होता है। फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल जो होता है ये 50-50% होता है। 50% आउटर लीफलेट में, 50% इनर लीफलेट में, दोनों में होता है। फॉस्फोटाइडल सेरीन ओनली इनर लीफलेट में होता है, फॉस्फोटाइडल इथेनोलेमिन भी इनर लीफलेट में। तो फॉस्फोटाइडल कोलिन जो होता है वो आउटर साइड में होता है, बाहर वाली मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following cannot form a Y layer by itself? ये खुद से Y layer का फॉर्मेशन कौन नहीं कर सकता है? अब इसको देखिए, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कर सकता है, फॉस्फेटिडिक एसिड कर सकता है, ग्लिसरोलिपिड कर सकता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं कर सकता। क्यों? रीज़न ये है कि किसी भी सेल को वाई लेयर के फॉर्मेशन करने के लिए एक पोलार हेड और एक नॉन पोलार टेल की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में होती है, ऐसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बन जाएगा, होती है। फॉस्फेटिडिक एसिड में भी होती है, ग्लिसरोलिपिड में। लेकिन कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि नॉन पोलार चेन नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल में हाइड्रोफिलिक रीजन जो होता है वो नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल में हाइड्रोफिलिक रीजन नहीं होता है, ओनली हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, इसलिए वो वाई लेयर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वाई डू ग्लाइकोलिपिड एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, बट देखिए एक्सक्लूसिवली ऑन द एक्सटीरियर साइड, वट नॉट ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इनका कहने का मतलब है कि ग्लाइकोलिपिड क्यों एक्सक्लूसिवली एंटीरियर साइड पे होता है, कभी साइटोप्लाज्मिक साइड पे नहीं होता है, ऐसा क्यों? हमेशा याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कभी साइटोसोल की तरफ कभी भी कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, कभी भी साइटोसोल की तरफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, हमेशा एक्सटीरियर साइड पे ही कार्बोहाइड्रेट होगा, कभी भी साइटोप्लाज्म साइड में होता ही नहीं है। ये क्यों नहीं होता? उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न है, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एडेड ओनली टू लिपिड्स ऑन द ल्यूमिनल साइड ऑफ द ईआर एंड गोल्जी। क्या होता है कि ईआर और गोल्जी के ल्यूमिन की साइड पे लिपिड पर कार्बोहाइड्रेट बाइंड होता है और जैसे ही जाकर वो मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है तो अपने आप आउटर साइड पे चला जाता है, कभी इनर साइड पे नहीं रहता है। इसके लिए सेकेंड आंसर इज करेक्ट। फिलिपेज मूव ग्लाइकोलिपिड एंड एक्सटीरियर साइड ऑफ द, अब ग्लाइकोलिपिड को नहीं, एक्सटीरियर साइड पे नहीं इंटीरियर साइड पे लेने का काम करता है। फिलिपेज क्या होता है, एक्सटीरियर से इंटीरियर लाता है, कभी एक्सटीरियर लेके नहीं जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर एंजाइमेटिकली रिमूव फ्रॉम द साइटोप्लाज्म साइड ऑफ मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। द इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन इज नॉट थिक इनफ टू एकोमोडेट कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं ये भी गलत। तो सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, amongst the following statements about biological membrane, the incorrect one is that they, among the following statement about biological membrane, the incorrect one is that they, इसमें आर कोवेलेंट assemblies of lipid and protein, इनमें क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आर कोवेलेंट असेंबल्ड और लिपिड एंड प्रोटीन फ्रॉम सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर,
मे हैव चैनल एंड पम्प सो क्वासी फ्लूइड लाइक बेबी, बिल्कुल सही। अब इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके लिए इनकरेक्ट क्या है, सो क्वासी फ्लूइड लाइक बिहेवियर, बिल्कुल सही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्वासी फ्लूइड लाइक बिहेवियर शो करती है, 50% जेल नेचर और 50% सॉल नेचर को शो करती है। 50% जेल और 50% सॉल नेचर को शो करती है। प्लाज्मा में चैनल और पंप्स भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। फॉर्म सिलेक्टिवली परमिएबल वेरियर, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये भी सही है। आर कोवेलेंट असेंबलीज और लिपिड एंड प्रोटीन, ये गलत है, ये कोवेलेंटली असेंबल्स नहीं होते हैं। 17 इज इनकरेक्ट आंसर्स। 18 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स विल नॉट फॉर्म ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कौन सा फॉस्फोलिपिड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं बनाता है, स्पिंगोमाइलिन, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, सेरेब्रोसाइड, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन। इसमें देखिए फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन बनाता है, सेरेब्रोसाइड्स बनाता है, स्पिंगोमाइलिन बनाता है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल नहीं बनाता। याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी ट्राई एसिल ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता है। जो बॉडी में लिपिड स्टोर किया जाता है वो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड इज, मेम्ब्रेन लिपिड का नेचर कैसा होता है, ज्यूटराइन, अनचार्ज, एम्पीपैथिक, हाइड्रोफोबिक। आंसर इज एम्पीपैथिक। जो मेम्ब्रेन लिपिड होती है वो मेम्ब्रेन लिपिड एम्पीपैथिक नेचर की होती है। इनमें एक हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल पाई जाती है। इनमें क्या होता है, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स present in gray matter of brain contain abundant amount of, plasma membrane of neurons present in gray matter of brain contains abundant amount of gangliosides, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन और फॉस्फोटाइडल सीरीन। इनमें से जो सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है ना उसमें गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स पाया जाता है। हाँ, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स प्लाज्मा और न्यूरॉन प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन कंटेन्स एबंडेंट अमाउंट ऑफ गैलेक्टोस, बिल्कुल सही। जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन में उसमें गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स पाया जाता है। कभी गैंग्लियोसाइड देखे, गैंग्लियोसाइड नहीं लगाना है, इसमें आंसर होगा गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स, बिल्कुल सही। 17, among the following statements about biological membranes the incorrect one that they, क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आर कोवलेंट सेलुलर लिपिड एंड प्रोटीन, यही है, ये भी हमने कर भी लिया था हम लोगों ने। फॉर सिलेक्टिव परमेबल होती है, बिल्कुल सही। चैनल और पंप पाए जाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी सही। क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आर्की बैक्टीरिया अडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर कंडीशन। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, मीथेनोजिन बैक्टीरिया, उसके बाद थर्मोफाइल बैक्टीरिया और मीजोफाइल बैक्टीरिया, 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जो मीथेनोजिन बैक्टीरिया और थर्मोफाइल बैक्टीरिया, जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, हाई टेम्परेचर रखने पे इनमें मोस्टली फीचर क्या होता है, मेम्ब्रेन हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल नहीं। जो हाई टेम्परेचर पे हैं, मेम्ब्रेन हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हाई टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड नहीं, यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, याद रखना। जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स, बिल्कुल नहीं। इनमें क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया रहते हैं उनमें स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है।
जीनोम इज रिच, GNC रिच, ये सही है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जीनोम में ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद एडेनिन एंड थाइमिन। प्रोटीन्स हैव हाई मिथ्योनिन एंड लो साइटोसिन कंटेंट, नहीं, बिल्कुल गलत। प्रोटीन में हाई मिथ्योनिन साइटोसिन नहीं होता है। जीनोम इज GC रिच। 13 का 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। कोलेस्ट्रॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स रिजिडिटी इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का कंट्रीब्यूशन रिजिडिटी किस में होती है, किस में होती है? तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में रिजिडिटी कौन मेंटेन कर, इसमें देखो माइकोप्लाज्मा इकोलाई। एक बात याद रखना, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। हमेशा यूकैरियोटिक सेल में ही कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। ठीक, अब एक बात बताइए, इसमें से ऑप्शन देखना तो इकोलाई प्रोकैरियोट नेचर का है, मतलब नहीं हो सकता। माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोट नेचर की होती है, इसमें भी नहीं हो सकता। ईस्ट यूकैरियोटिक है लेकिन एक फंजाई है और ह्यूमन में ये पाया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो होता है, लेकिन ईस्ट में ई कोलाई और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक नेचर के इसलिए नहीं होता है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट में जो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है उसको बोलते हैं आर्गोस्टेरॉल। फंजाई के अंदर आर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। फंजाई के अंदर कौन सा होता है, आर्गोस्टेरॉल। ओके, जैसे प्लांट होता है, प्लांट में स्टिग्मास्टेरॉल और कॉम्पेस्ट्रॉल होता है, और ह्यूमन में कोलेस्ट्रॉल होता है, और फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें जो लिपिड होता है उसको आर्गोस्टेरॉल बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज फॉल्स। जो पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन पेम्स होती है उसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स पे बहुत ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, PAMP कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन विथ बफर कंटेन डिटर्जेंट, बिल्कुल सही। याद रखना कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है उसको डिटर्जेंट से बाहर निकाल सकते हैं। पेरीफेरल प्रोटीन है उसको सॉल्ट से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है उसे डिटर्जेंट से बाहर निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही। PMP कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेम्ब्रेन विथ हाई साल्ट बफर, बिल्कुल हाई साल्ट और बफर दें, हाई साल्ट के साथ बफर दें। साल्ट बफर लिखा है, ओनली साल्ट नहीं है, साल्ट बफर है, इसलिए ये भी करेक्ट है। PMP कैन बाइंड मेम्ब्रेन्स वाया नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन विथ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिल्कुल सही। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से बाइंड होती हैं, और जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा बांध होती है। PNC कैन बाइंड मेम्ब्रेन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड होती हैं, और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इसका फॉल्स देखना है तो ऑप्शन इज 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मेम्ब्रेन राफ्ट्स आर इनरिच्ड इन। मेम्ब्रेन राफ्ट इनरिच होता है कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंगोलिपिड, बिल्कुल सही, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। जो मेम्ब्रेन राफ्ट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं, ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड नहीं, स्पिंगोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड नहीं। याद रखना स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर मेम्ब्रेन राफ्ट्स बने होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, और एक बोट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिसमें कई सारे रिसेप्टर्स और कई सारे पंप बाइंड रहते हैं। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाइलेयर इन मेम्ब्रेन फ्रॉम प्राइमरीली बिकॉज, बाइलेयर इन मेम्ब्रेन फॉर्म प्राइमरली बिकॉज ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर क्यों होती है, दो मेम्ब्रेन की क्यों बनी होती है? उसका रीज़न क्या है? डबल बॉन्ड फाउंड इन फैटी एसिड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल नहीं, इसका कोई रीज़न ही नहीं है। डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं है। आयनिक इंट्रैक्शंस बिटवीन पोलार हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल भी नहीं। फॉस्फोलिपिड के हेड ग्रुप में पोलार के बीच आयन इंट्रैक्शन नहीं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिटवीन फैटी एसिड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड नहीं। द एम्पीपैथिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, हाँ ये सही है।
एम्पीपैथिक नेचर होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, इसलिए इस नहीं एम्पीपैथिक नेचर भी नहीं होना चाहिए ना। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन फैटी एसिड टेल ऑफ फास्फोरस, हाँ ये सही है, सॉरी ये अलग है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड, क्योंकि फैटी एसिड टेल में हाइड्रोफोबिक होती है। अब क्या होता है कि जैसे कोई एक सेल है, सेल के अंदर भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर भी वाटर होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के बाहर भी वाटर होता है। तो फॉस्फोलिपिड जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें एक पोलार हेड होता है, एक पोलार नॉन पोलार टेल होती है, और नॉन पोलार टेल होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, वाटर से दूर जाती रहती है, वाटर से दूर जाती रहती है, तो इसके एक हाइड्रोजन इधर बाहर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर बाहर आ जाएगा, इस तरीके से मेम्ब्रेन बन जाती है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो आंसर इज थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन देखिए 11 हाँ कर लिया था अभी तो किया ही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a bottle containing yeast cell that are fermenting maltose are taken out of warm room and put in the cold refrigerator. What adjustment might the yeast cell make their plasma membrane to maintain the same level of fluidity? इनका मतलब ये है कि एक बोतल जो होती है ईस्ट सेल में, एक बोतल है इसमें ईस्ट सेल है, उनको पहले उन्होंने माल्टोस टेकन करने के लिए उससे पहले गर्म रूम में रखा, उसके बाद ठंडे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो जो ईस्ट सेल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने को मेंटेन करती है सेम लेवल में फ्लूइडिटी। वाई कैसे करती है, कैसे करती है इसका देखिए, डिक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड इन देयर मेम्ब्रेन, नहीं बिल्कुल गलत, ग्लाइकोलिपिड का कोई रोल नहीं होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में ग्लाइकोलिपिड कोई काम नहीं करते, ग्लाइकोलिपिड का काम होता है रिकॉग्निशन करने का। अभी पहले क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले। फिर डिक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन देयर मेम्ब्रेन, नहीं, कभी भी कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि जो फॉस्फोलिपिड के हेड होते हैं उनको बाइंड कर रखने का काम करता है। थर्ड ऑप्शन, इंक्रीज द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल्स इन इट्स मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, नहीं बिल्कुल नहीं, टेल लेंथ बढ़ेगी नहीं, टेल लेंथ कम हो जाएगी, ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए। जब हम किसी को हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पर रख देते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कार्बन की लेंथ होती है वो कम हो जाती है, कभी बढ़ती नहीं है। इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स इन देयर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाएंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर पर रख दिया है, और लो टेम्परेचर पर जब अनसैचुरेशन बढ़ जाता है तो लिपिड के मॉलिक्यूल काफ़ी अपने पास नहीं आ पाते। जब पास नहीं आ पाते तो मेम्ब्रेन जो होती है रिजिड नहीं होती है, इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का टेम्परेचर कम पे रखने पर बढ़ जाएंगे। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 7, पोरीज प्रोटीन क्या है, आर साइटोस्केलेटन प्रोटीन, नहीं, ये हमेशा क्या होती है इंटीग्रल प्रोटीन होती है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन नहीं है। फॉर्म चैनल विच अलाउ पैसेज ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, नहीं, ऐसा भी नहीं, फॉर्म चैनल पे अलाउ पैसेज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही। आर फैटी एसिड, पोरीज फैटी एसिड नहीं होते, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। आर पोर्स ऑफ द स्टेम ऑफ ए प्लांट के स्टेम में नहीं होते हैं, ये एनिमल सेल में होते हैं, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट तक पहुंचाने का काम करते हैं। मोस्टली जो पोरेंस होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूल वहाँ से क्रॉस करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक आ जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं। फिर इसका जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या होती है सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल को क्या होते हैं कि सेल के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर एंटर कराने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड ऑफ ए मेम्ब्रेन प्रोटीन आर मोस्ट लाइकली टू बी बरीड इन द इंटीरियर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, बरीड इन द इंटीरियर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन मोस्ट लाइकली बरीड इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसका सही आंसर होगा सेकंड, आइसोल्यूसिन ग्लूटामिक एसिड। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में इंटीरियर साइड में जो वरीज होते हैं वो 2 अमाइनो एसिड होते हैं, आइसोल्यूसिन ग्लूटामिक एसिड। ये याद करने वाला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है।
तो आइसोल्यूसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल फ्रॉम इनोसिटॉल। फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल से इनोसिटॉल बनाता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए CDP डाई एसिल ग्लिसरॉल। हमेशा याद रखना कि जब सिंथेसिस होती है तो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक होते ATP, नेक्स्ट होता है एक होता है GTP, एक होता है CTP और एक होता है UTP। ठीक, ATP वो करेंसी ऑफ द सेल्स कहते हैं, जितनी भी एनर्जी होती है किसी भी सेल्स के अंदर वो ATP के फॉर्म में होती है। GTP जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। जब किसी सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो GTP लगती है। फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में क्या होता है, CTP का यूज़ किया जाता है, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में UTP का यूज़ करते हैं। तो UTP ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, CTP फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में, और GTP प्रोटीन सिंथेसिस में। ATP एनर्जी ऑफ द सेल कहते हैं, करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, और मोस्टली जो ATP के फॉर्मिक सेल में एनर्जी होती है। तो इसका आंसर जो होगा CDP डाईएसिल ग्लिसरॉल होगा। ऑप्शन इज द सेकेंड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टिपिकल लेंथ ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन डोमेन इज। टिपिकल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में जो डोमेन टिपिकल कौन सा होता है, देखिए जो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ब्रेथ होती है लगभग ये 30 एंगस्ट्रॉम की होती है। ओके, 30 एंगस्ट्रॉम की, और एक से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, अब 1.5 एंगस्ट्रॉम दो अमाइनो एसिड के बीच का डिस्टेंस तो हमें 30 एंगस्ट्रॉम को पार करना है। तो देख लीजिए, अगर निकालते हैं तो अपने आप देखिए कि जैसे हम 20 एंगस्ट्रॉम 20 अमाइनो एसिड ले लें तो 20 अमाइनो एसिड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 और 0.5 यानी कि 30 हो जाएगी नहीं, तो 20 से 25 मतलब एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए 20 से 25 अमाइनो एसिड की ज़रूरत होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार ऐसे पार करने के लिए 20 से 25 अमाइनो एसिड, वो भी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अमाइनो एसिड, 20 से 25 होने चाहिए, क्योंकि एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज करेक्ट। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या करेक्ट है, देखिए लिपिड राफ्ट आर फिक्स्ड पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन, नहीं, लिपिड राफ्ट की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो एक साथ बाइंड होते हैं और बोट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे मूवेबल होते, मूव करते रहते, कभी फिक्स नहीं होते। तो 1 इज इनकरेक्ट। लिपिड कंपोजिशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जैसा फर्स्ट लेयर में जो है वही सेकंड में, अलग अलग लिपिड तक अलग अलग होते हैं, तो इक्विलिब्रेट नहीं होते हैं। द मेम्ब्रेन इज मोस्ट फ्लूइड एट द सरफेस, नहीं, सरफेस पर फ्लूइडिटी नहीं, फ्लूइड के फॉर्म में नहीं होती है। लिपिड ट्रांसपोर्टर कैटलाइज यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक लिपिड फ्रॉम वन लेयर और टू द अदर, ये सही है, क्योंकि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, क्योंकि आउटर सरफेस पे जो फॉस्फोलिपिड हैं वो अलग होते हैं, इनर लिपिड पे होते हैं वो अलग होते हैं। दोनों लिपिड जब अलग अलग होते हैं तो जो आउटर वाले होते हैं उनको इनर पे ले आया जाता है, जो इनर होते हैं वो आउटर पे ले जाया जाता है, इसलिए 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, विच सेल हैव रूटीनली यूज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी सेल का यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना आरबीसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए सबसे सिंपल सेल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए मोस्टली आरबीसी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स। तो मेम्ब्रेन रिजिडिटी, मेम्ब्रेन जो होती है वो रिजिड होती है,
मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी भी नहीं, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में मोस्ट आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। सभी लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।